यस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास को डिस्कस किया था और उम्मीद है कि वो समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे काम करेंगे। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें एक सेट दिया हुआ है, सेट है 1 2 3 4 अप टू 14 और एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। रिलेशन है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये जो रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये पता लगाना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, एक सेट दिया होगा और एक रिलेशन दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो रिलेशन जो दिया हुआ है, रिलेशन क्या कहता है कि x और y के वो ऑर्डर पेयर जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहे हों। तो आप क्या करो इसको करने के लिए, आप इस ये जो लिखा हुआ है अंदर जो रिलेशन है x और y में, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसे आप कर दो 3x इक्वल टू वाई, 3x इक्वल टू वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो x और y कहाँ से लेने हैं, x और y सेट से लेने हैं और सेट में 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट है। तो जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 1, तो x 1 पुट करने पे y कितना मिलेगा, y हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पुट करनी है और उससे फिर y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो इस तरह से रिलेशन क्या बन जाएगा। अब जैसे x 1 लिया तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहला ऑर्डर पेयर। x की जगह जब आप 2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी रिलेशन में पुट करना है, ये जो है 3xy, x की वैल्यू आप यहीं पुट करते आइए, y की वैल्यू मिलती जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू जैसे आप 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू जब आप पुट करते हैं 5, तो 5 पुट करने पे y आ जाएगा कितना, 15। तो ये ऑर्डर पेयर हम नहीं ले सकते। ये ऑर्डर पेयर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो अपना सेट है, सेट में 1 से लेके 14 तक यानी कि 1 से लेके 14 तक के ही एलिमेंट है। ठीक है, तो सेट को छोड़ के तो हम जा नहीं सकते, x और y के एलिमेंट हमें सेट से ही लेने हैं। इसीलिए x की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, 1 से लेके 4 तक ही ले सकते हैं, और x की वैल्यू हम 5 वगैरह नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फिर हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये एक रिलेशन हमारे सामने निकल के आ गया। रिलेशन में एलिमेंट 4 ऑर्डर पेयर आए हैं, 1 3 2 6 3 9 और 4 12। अब ये पता लगाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है। चलिए रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये चेक करना है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो R में आप ढूंढा करो, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, ये ऑर्डर पेयर इसमें दिखने चाहिए थे, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, 1 3 2 6 3 9 4 12। तो इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन देखने से ही पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन आपको कारण सहित बताना होगा, एग्जाम में लिखना होता है कारण कि ये क्यों नहीं है। तो यहाँ कारण लिखना, पहले आप बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नो, R is not reflexive relation. R is not a reflexive relation. क्यों नहीं है ये बताना पड़ेगा। एज 1 1 1 1 एक ही पेयर ले लीजिए, जरूरी नहीं है सारे लिखना। एज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, कि 1 1 जो है वो R में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 1 अगर R में नहीं है तो एक ही पेयर सफिशियंट है ये दिखाने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 2 3 3 4 4 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने कि R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब पता करते हैं बच्चों कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, ये भी तो पता करना पड़ेगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए, अब सिमेट्रिक के लिए मैं बोल चुका था आपसे कि सिमेट्रिक में आपको क्या चेक करना है कि जो ऑर्डर पेयर R का है, R से कोई ऑर्डर पेयर आपको लेना है और R के ऑर्डर पेयर को उल्टा करके देखना है कि क्या उसका उल्टा भी वहां मौजूद है या नहीं। ठीक है,
तो आप किसी भी एलिमेंट को लीजिए। जैसे मैं पहले 1 3 की बात करूं तो 1 3 R से लिया मैंने, 1 3 बिलोंग्स टू R। हियर 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 और 3 R में बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या करना होता है, इनके ऑर्डर को रिवर्स करना है। 3 1 3 1 R में है, ढूंढो जरा, ढूंढ के बताओ मुझे। नहीं है, देखो 1 3 2 6 3 9 4 12 नहीं है, तो 1 3 R में नहीं है, यानी कि 1 3 तो है, 3 1 नहीं है, उसका रिवर्स नहीं मिल रहा है। इसी तरह आप 2 6 का देखिए, 2 6 तो है लेकिन 6 2 नहीं है, 3 9 है लेकिन 9 3 नहीं है, 4 12 है लेकिन 12 4 नहीं है। तो इस तरह से ये जो रिलेशन दिया हुआ है हमें, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक की शर्तों को भी पूरा नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। देयरफॉर R is not a symmetric relation. R is not a symmetric relation. अब थर्ड के लिए क्या होता है? थर्ड है अपना ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है? ट्रांजिटिव के लिए आपको पहले 2 पेयर ढूंढना होगा। रिकॉल करो चीज़ों को, दिमाग में लेके आओ। तो रिकॉल का मतलब ये है कि हमें डेफिनेशन को रिकॉल करना है कि ए बी और बी सी, पहले 2 ऐसे पेयर आपको ढूंढने हैं, देन दिस इम्प्लाई ए सी, ए और सी में वही रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2 पेयर ऐसे पहले हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो आप चलिए अपने वापस क्वेश्चन में, आर पे चलिए। अब आर में देखिए 1 3 एक ये पेयर मिला हमें, 1 3 और 3 9, 1 3 और 3 9, एक here 1 3 and 3 9, 1 3 and 3 9 belongs to R। 1 3 और 3 9 R में बिलोंग कर रहे हैं। मैंने बोला था ना, पेयर ऐसे ढूंढने हैं कि ये जो है पहले वाले पेयर का लास्ट और दूसरे वाले पेयर का फर्स्ट, ये सेम होने चाहिए। उसके बाद पहले और अंतिम में देखना है आपको, यानी कि पहला अंतिम से मेरा मतलब यहाँ पे 1 और 9 से है, ठीक है। तो 1 3 और 3 9 तो R में बिलोंग कर रहे हैं, दिस इम्प्लाई। अब आपको ये देखना है क्या 1 9 करना चाहिए। अगर रिलेशन ये ट्रांजिटिव होगा तो 1 9 को R में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब आप जाके अपने R में देखिए, R में आपको 1 9 नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ है 1 3 2 6 3 9 4 12। तो कुल मिला के बात ये है कि 1 9 R में बिलोंग नहीं करता है। ओके, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको डेफिनेशन को पकड़ के चलना है। डेफिनेशन को पकड़ के चलिए, आराम से ये क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो 1 9 डजंट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई। अब इसने क्या कंफर्म कर दिया, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल था जो ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था, ना ट्रांजिटिव था। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकेंड, 1 का पार्ट सेकेंड। यस, तो रिलेशन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज दिस। किस तरह डिफाइन किया हुआ है, x वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 4। कुल मिला के x पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, सेट तो दे दिया है नेचुरल नंबर पूरा, लेकिन फिर भी x पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि x मस्ट बी लेस देन 4, यानी कि x अब आपके कितने तक ले सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 को ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहले आप ना, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप आर को बनाइए पहले। तो हेयर
x इक्वल टू एक्स लेस देन 4 है, दिस इम्प्लाई x 4 से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब कि x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। इसके अलावा आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ से नहीं ले सकते। हालांकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, लेकिन x 3 ही ले सकते हैं, 1, 2 और 3। अब आप फटाफट r को बना दो। r में लिखा हुआ, अब यहाँ पे जो रिलेशन दिख रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, मैं यहाँ साइड में आपको बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करिए 1, y कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो x जब 1 लगाया तो y कितना आ गया 6, x जब 2 लगाओगे तो y आ जाएगा 7, और x जब आप 3 लगाओगे तो y आ जाएगा 8। ओके, इस तरह से R बन के तैयार हो गया, 1 6 2 7 और 3 8। अब R बन गया तो कुल मिला के अब आपको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से किन शर्तों को पूरा कर रहा है। तो पहले अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले ही बता चुका हूं मैं कि वहां पे आपको क्या देखना है कि 1 1 सेम एलिमेंट, 1 1 2 2 3 3 है, इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है, नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज नॉट, दिस रिलेशन इज नॉट 1 1, ओ सॉरी, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, फंक्शन दिमाग में क्या, रिफ्लेक्सिव, कारण एज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1 1 जो है R में नहीं है। इसी तरह 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो इसमें से कोई भी R में नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी चीज चेक करनी होती है हमें क्या, सिमेट्रिसिटी। तो लिखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए बता दिया था एक पेयर आपको R से लेना है और उसका उल्टा करके उसी में ढूंढना है। तो आप पहला ही ले लीजिए, 1 6 लीजिए, तो 1 6 का उल्टा करेंगे 6 1 होना चाहिए, 6 1 इसमें दिख रहा है, देखिए फटाफट, 6 1 R में नहीं है क्योंकि R में है 1 6 2 7 और 3 8। तो 1 6 को अगर लेंगे तो 6 1 नहीं मौजूद है, अगर 2 7 को लेंगे तो 7 2 भी नहीं दिख रहा है, और 3 8 को लेंगे तो 8 3 भी नहीं दिख रहा है, यानी कि किसी भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स ऑर्डर इसमें नहीं दिख रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, क्लियरली दिस रिलेशन, clearly this relation is not symmetric। अब एक आप इसमें से काउंटर एग्जांपल उठा के दे दीजिए, इज नॉट सिमेट्रिक एज 2 7, मैं 2 7 को ले रहा हूँ, 2 7 बिलोंग्स टू R, 2 7 तो R में बिलोंग कर रहा है, बट 7 2 उसका रिवर्स डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और थर्ड वन है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला था कि आपको R में जाके सबसे पहले दो पेयर इस तरह ढूंढने हैं कि पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का पहला एक जैसा मिल जाए, ठीक है, यानी कि AB और BC, B वहां पे रिपीट हो रहा है, तो दो पेयर ऐसे ढूंढिए और उसके बाद आप जाएंगे कि A और C में रिलेशन, A और C R में है या नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज जो है कि वो ये है कि AB और BC R में मिलने चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर वही R में नहीं मिले तब कहानी कुछ और हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि आप लेते हैं अगर 1 6, ठीक है, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। जैसे अगर आप लेते हैं 1 6 रिलेटेड टू व्हाट, अब यहाँ पे 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। अगर आप लेते हैं 2 7, तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, और अगर आप लेते हैं 3 8, तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इफ कंडीशन फेल हो रहा है। इफ मतलब कि जो इनिशियली हमको लेके चलना है, इनिशियली जो हमको लेके चलना है वो कंडीशन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे AB और BC में से एक पेयर गायब है, एक मिल रहा है और एक नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों कि जब मैथमेटिक्स में इफ कंडीशन फेल हो जाता है तो वो कंडीशन क्या है, उसका देन कंपल्सरी होगा। आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं
कि अगर मैं बोलता हूँ कि बादल आ रहे हैं, बादल हैं, अगर बादल होते तो बारिश होती, इस तरह समझिए कि अगर बादल होगा तो बारिश होगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या हर बार बादल जब भी आते हैं बारिश पड़ती है? क्या नहीं पड़ती है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर बादल हुआ तो बारिश होगी। तो बादल का बारिश से रिलेशन, कि अगर बादल है तो बारिश होगी, ठीक है। लेकिन बादल आने से बारिश तो जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। लेकिन हमारा मानना क्या है कि अगर नहीं है, अगर आसमान साफ है, अगर बादल नहीं है तो बारिश होती है क्या? बिना बादल के कभी बारिश हुई है? नहीं हुई है। तो अगर बादल नहीं है तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो वही हाल इस यहाँ पर है, क्या नाम है कि यहाँ पे इफ कंडीशन फेल हो रही है। अब इफ कंडीशन फेल हो रही है तो इसका मतलब क्या है? देन कंपलसरी होगा। तो अगर यहाँ पे 1 6 और 6 7 से रिलेशन में कोई आ जाता, कोई भी एलिमेंट, तब हम उसके बाद देखते। सपोज करो कि अगर यहाँ पे 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट होता, तो 6 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट किस में मिलता? आप इस तरह समझिए, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली चीज़ है। तो 6 के साथ 11 होता, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज करो कि ये 6 है और यहाँ पे ये 11, अगर ये पेयर मुझे मिल जाता 6 और 11, ये पेयर अगर आर में होता, तो फिर हम देखते कि 1 11 आर में है या नहीं है। लेकिन हमें तो 6 11 नाम का पेयर ही नहीं मिला, ठीक है। तो हमारी इफ कंडीशन ही फेल हो गई। और जब मैथमेटिक्स में इफ कंडीशन फेल हो जाती है तो देन को हम कंपलसरी मान के चलते हैं कि वो ट्रू होगा। तो इसका मतलब कुल मिला के समझाने का ये है कि ये कंडीशन, जो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इसको वापस से इस तरह लिख सकते हैं, एक मिनट, क्या चल रहा है? चलिए ठीक है। 1 6 बिलोंग्स टू आर, मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 के साथ में क्या आना चाहिए था बच्चों? 11। 6 11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इफ कंडीशन इज फेल। तो 1 6 आर में जा रहा है लेकिन 6 11 आर में नहीं जा रहा है, डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या समझे? कुल मिला के जो समराइज करूं अगर इस बात को पूरी को मैं, कि अगर इफ कंडीशन फेल हो रहा है, ठीक है, पेयर नहीं मिल रहे हैं आपको, इनिशियली 2 पेयर नहीं मिल रहे हैं, तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। और अगर दोनों पेयर मिल जाते हैं तो फिर 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी कि अगर इनिशियली आपको 2 पेयर मिल गए तो उसके बाद वो ट्रांजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 पेयर आपको इनिशियली नहीं मिलते हैं तो वो ट्रांजिटिव कभी नहीं, ट्रांजिटिव होगा। 2 पेयर नहीं मिलते हैं तो ट्रांजिटिव होगा, 2 पेयर मिलते हैं तो फिर 2 बातें, ट्रांजिटिव हो भी सकता है और ट्रांजिटिव नहीं भी हो सकता है। इस चीज को दिमाग में आप बैठा लीजिए, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये कैसा था? ये एक ऐसा रिलेशन हमें मिला जो केवल ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव but neither reflexive nor ट्रांजिटिव। ये बेटा, ये जो चैप्टर है ये थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। रिलेशन और फंक्शन काफ़ी थियोरेटिकल चैप्टर माने जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से 1-2 बार इसको स्टडी करते हैं तो मेरे ख्याल से इतना फिर इसमें कुछ बचता नहीं है कि परेशानी पैदा करे, ओके। बाकी तो इंटर की मैथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 चैप्टर हैं जहाँ पे हम चीज़ों को समझना पड़ता है हम लोगों को ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है ये। यहाँ पे जो दे रखा है एक सेट है ए और उसमें 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट है, और रिलेशन जो डिफाइन किया है
कि आपको ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिसमें y कंपोनेंट जो है वो x कंपोनेंट को डिवाइड कर रहा हो, y इज x से डिवाइड हो रहा हो, y इज डिविजिबल बाय x। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इसमें रिलेशन बना लीजिए r, और ऐसे कंपोनेंट बनाने हैं कि वो डिवाइड कर रहा हो कि y इज डिविजिबल बाय x। तो आप ये देखिए कि y x को डिवाइड करे तो क्या 1 1 का रिलेशन चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 1 1 इसमें आएगा, 1 2 इसमें आएगा, क्योंकि हमें वो कंपोनेंट लगाने हैं जो x जो है y को डिवाइड कर दे। y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि 1 जो है सभी को डिवाइड करेगा। तो इसमें मैं सभी नहीं लिखता, ऐसे करके डॉट डॉट करके मैं लिख दे रहा हूँ 1 से 6 तक। क्यों? क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करेगा। अब 2 से आप लेंगे तो 2 के साथ 4 आएगा, क्योंकि 2 4 को डिवाइड करेगा और 2 6 को डिवाइड करेगा। उसके बाद 3 को अगर आप लेते हैं तो 3 के संग केवल 6 आएगा, और कोई नहीं आएगा, और 5 के साथ कोई नहीं आएगा, और 6 के साथ कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो बस ये ऑर्डर पेयर अपने पास बन के आए हैं। तो 6 वो हैं और 3 ये, 9 ऑर्डर पेयर अपने पास बन के आए हैं, जो ऊपर वाले जो रिलेशन है उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये एक रिलेशन बना है। अब ये पता लगाना है कि ये रिलेशन कौन सी शर्तों को पूरा करता है और किसको नहीं करता है। तो 1 मिनट, इसमें ये भी तो रह गया, और अभी रह गया इसमें 2 2 वाला भी रह गया। हाँ, लिख दे रहा हूँ मैं, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 को डिवाइड करेगा, ये वाला रह गया। 3 3 को डिवाइड करेगा, ये भी रह गया। 4 4 वाला रह गया। 5 5 वाला रह गया। 6 6 वाला। ओके, और कोई रह गया? और कोई नहीं है। 1 का 6 से, ओके। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 2 4 2 6 3 6, बस अब हो गया। ठीक है, अगर कोई रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या रह गया। हालांकि कुछ रहा नहीं है अब। ठीक है, तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला था कि आपको ये चेक करना होगा कि क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब यहाँ मौजूद हैं। 6 6 तक इसलिए जाना है क्योंकि हमारे सेट में 6 ही एलिमेंट है। ठीक है, 6 एलिमेंट है तो 6 6 तक चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा यस। तो 1 1, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दिस relation is reflexive। क्यों रिफ्लेक्सिव है बताना पड़ेगा। एज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये सारे ही पेयर आर में मौजूद हैं, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाइए सिमेट्रिक पे। अब सिमेट्रिक के लिए मैंने बोला कि कोई भी आप एक पेयर लीजिए वहाँ से और उसका उल्टा चेक करना है। तो टेक 2 6, ये एक पेयर है आर में। टेक 2 6 बिलोंग्स टू आर, सॉरी ये आर है। 2 6 बिलोंग्स टू आर। अब हमें ये देखना है कि इसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर मिलेगा क्या। बट 6 2, अब आप ये बताओ कि क्या 6 2 को डिवाइड करता है। इस तरह देखो, 6 2 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, 6 2 को डिवाइड नहीं करता है। तो 2 6 तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 6 2 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। और जब ये आर में बिलोंग नहीं करेगा तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट अपना थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है। मैंने बोला था कि आपको वो पेयर लेने हैं जिनका बीच का जो मतलब फर्स्ट लास्ट एंड लास्ट का फर्स्ट सेम आ जाए। तो आप इस तरह समझो कि 1 2 ये ले सकते हैं, 1 2 आर में है और 2 6 भी आर में है, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है और 2 6 को डिवाइड करता है, ये दोनों आर में है। तो ये एक पेयर मिल गया, दोनों पेयर मिल गए। अब उसके बाद ये देखना है कि क्या 1 6 आर में है। दिस इम्प्लाई
तो 1/6 तो डेफिनेटली 1/6 आर में है। क्यों? क्योंकि 1/6 को डिवाइड करता है। तो ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव। आप किसी भी पेयर को उठा लीजिए, ठीक है, किसी भी पेयर को उठा के आप चेक करिए, वो ट्रांजिटिव है। ओके, अब जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आया कि आपने 1/6 ले लिया और क्या नाम है 1/2 ले लिया और 2/6 ले लिया, और 2/4 को ले लें तो 2/4 को ले लें तो क्या होगा, या 2/6 को ले लें तब क्या होगा? अगेन समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगेन जैसे अगर आप लेते हैं 2/4, ठीक है, तो 2/4, अब आपको ये देखना है कि क्या उसमें 2/4 से 4 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है? बिल्कुल है। 4 से स्टार्ट होने वाला एक है 4/4, तो ये दोनों आर में है, बिल्कुल है। तो अब फर्स्ट एंड लास्ट आर में होंगे, डेफिनेटली है। 2/4 बिलोंग्स टू आर, ये 2/4 भी आर में है। ओके, 2/4 आर में, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब एक और इसमें मज़ेदार चीज़ बताता हूँ आपको। आप कोई ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढिए, एक मिनट, नहीं नहीं मिल रहा है। 1/6 तो 6/6 हो जाएगा, 2/4 में भी मिल जाएगा, 2/6 भी मिल जाएगा, 3/6 6/6 से आ जाएगा, 2/2 2/6 में आ जाएगा, 3 लेंगे तो 3/3 एंड 3/6 सब मिल रहा है बेटा। अब आपको इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जो ट्रांजिटिविटी को फेल कर रहा हो, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, हियर ऑल पेयर्स satisfy the condition of transitivity. Okay, therefore R is transitive relation. Okay, done. मैंने आप लोगों को बताया ऊपर ट्रांजिटिविटी को लेके कि ट्रांजिटिव, ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ओके, तो वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल नंबर्स को लेके आपको बताया है। तो ये सिर्फ पहले जो सबसे पहले मैंने काम किया नंबर्स को लेके, वो इसलिए किया ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि ट्रांजिटिविटी को हम लोग ढूंढते कैसे हैं। लेकिन अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है तो आपको उसे एग्जाम के अंदर ना अलजेब्रिक मेथड से दिखाना होगा। अगर आप न्यूमेरिकल नंबर्स को लेके दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है, और मतलब उतने मार्क्स आपको शायद पूरे ना मिले, वो चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी ट्रांजिटिव या कोई भी रिलेशन जब होता है, जब नहीं होता है, तो आप एक काउंटर एग्जांपल दीजिए कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है तो वो सभी नंबर्स के लिए काम कर रहा है। तो अगर सभी नंबर्स के लिए काम कर रहा है तो हम कोई पर्टिकुलर नंबर लेके उसको नहीं दिखाना चाहेंगे, फिर हम उसको दिखाना चाहेंगे दिस इज होल्ड फॉर ऑल नंबर्स। ओके, तो अब क्या करना है, अब मैं आपको अलजेब्रिक तरीके से बताता हूँ कि अगर यही ट्रांजिटिविटी मुझे अलजेब्रिक तरीके से दिखानी हो तो मैं इसे कैसे दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से दो नंबर कंसीडर करूंगा। सबसे पहले लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r। अच्छा, मेरे r में जाने का क्या मतलब है कि x, y और y, z r में जा रहे हैं। इनका क्या मतलब है कि y इज डिविजिबल बाई x। इट मीन्स y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि x जो है y को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, एंड जो y है वो z को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ओके, अच्छा, कंप्लीटली डिवाइड से जो मतलब है हमारा वो ये होता है कि x जो है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ये इसको। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं इस तरह से कि y इज x डिवाइड्स y, दिस इम्प्लाई
y इक्वल टू के एक्स। ओके, अब ये k क्या है अभी बता रहा हूँ, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू k1 कर दे रहा हूँ मैं इसको, k1x, और इसको मैं कर देता हूँ k2x, सॉरी k2y, वेयर k1 k2, k1 और k2 जो हैं वो कोई भी इंटीजर। अब ये क्या चीज़ है, मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपने 2 बोला कि 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, तो 2 जब 6 को डिवाइड करता है तो रिजल्ट कितना आता है 3। तो 6 को, इस वाले 6 को कैसा लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 2। ओके, तो इसका मतलब है कि जब भी मैं बोला जाएगा कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि y जो है वो x के किसी ना किसी फैक्टर के इक्वल होगा। इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे जब 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 जो है वो 2 का कोई ना कोई फैक्टर है, मल्टीपल है। तो 2 6 जो है वो 2 का तीसरा मल्टीपल है, 2 3 जा 6 होता है। उसी तरह से आप वाई जेड में देखिए कि अगर वाई जेड को डिवाइड करेगा तो जेड जो है वो वाई के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो y को मैंने लिख दिया y इक्वल टू k1x, और वहाँ z को लिख दिया मैंने k2x, जहाँ k1 और k2 कोई भी इंटीजर हैं। आप ये इस पे फोकस करूंगा, इंटीजर बोल रहा हूँ, ध्यान देना, कोई भी रियल नंबर नहीं है, इंटीजर्स हैं। ओके, अब जरा सेकेंड, अब हमें दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना होगा कि x जो है वो z को भी डिवाइड करेगा। तो x z को डिवाइड करेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू के एक्स k1x। तो आप एक काम करिए, y का वैल्यू लगा दीजिए, इसको नंबर 1 डाल दे रहा हूँ मैं इक्वेशन को, और इसको नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू लिखा हुआ है k2y। ओके, अब इस y की जो वैल्यू है, मैं फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वहां से यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है y इक्वल टू k1x, तो y की वैल्यू लगा दिया मैंने k1x। अब k1 भी इंटीजर है, k2 भी एक इंटीजर है, तो k1 और k2 का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक इंटीजर, एक इंटीजर होगा z। दिस इम्प्लाई z इक्वल टू सम इंटीजर में इसको k बोल दे रहा हूँ। तो z क्या आ गया, z x का कोई ना कोई मल्टीपल है। अब जब z x का कोई मल्टीपल है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x डिवाइड्स z। ओके, यानी कि ये लाइन लिखना, ये वाली जो लिखा हुआ है, और ये नीचे वाली लाइन, ये लाइन z इक्वल टू के एक्स, दिस इम्प्लाई, यानी कि दोनों इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाई हैं, तो ये ऐसा लिखना, ये ऐसा लिखना, दोनों एक ही बात है। तो हम क्या लेके चले थे, अब दोबारा से सुनिए, हम लेके चले थे कि x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स, y डिवाइड्स z, और हमने क्या दिखा दिया कि x डिवाइड्स z। ओके, और यही हमारा टास्क था। तो टास्क हमारा हो गया कंप्लीट, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जाम के लिए कि एग्जाम में अगर आता है तो आपको ट्रांजिटिविटी इस तरह से आपको दिखानी है। वो एक समझाने का प्रोसेस था, वहाँ समझा दिया था मैंने। ओके, जहाँ से मैंने अलजेब्रिक मेथड हेडिंग लिखी है, आपको वहाँ से करना है नोट डाउन, और उसको आप समझने के लिए कर सकते हैं, वो आपकी। ओके, तो अभी मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।